मजबूत ऊर्जाएं लहरों में बदल गई थीं, जो उसके शरीर से निकलकर यान परिवार के मैदान के ऊपर हवा में फैल गई थीं। उसकी पीठ पर खून के पंख हर फड़फड़ाहट के साथ बवंडर पैदा कर रहे थे और पार्थ एक दिव्य प्राणी की तरह लग रहा था। ठीक इसी समय बिग येलो सहित सभी लोग जो अभी अभी जागे थे ने अपना सिर उठाया और पार्थ की ओर देखा, जो हवा में उड़ रहा था। हे भगवान, मैंने अभी क्या देखा? भाई पार्थ अभी अभी नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वे हवा में उड़ सकते हैं। इस पर विश्वास करना कठिन है। केवल स्वर्गीय कोर क्षेत्र में रहने वाले लोग ही प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने शरीर में स्वर्गीय कोर का उपयोग करके उड़ सकते हैं। यह एक चमत्कार है। उसकी पीठ पर पंखों की जोड़ी को देखो। ये लाल पंख ही उन्हें उड़ने में मदद कर रहे हैं। वे प्राकृतिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। यह बहुत अविश्वसनीय है। मुझे आश्चर्य है कि पार्थ ने यह कैसे किया। ये रक्त लाल पंख उसे एक राक्षस जानवर की तरह दिखाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक राक्षस जानवर के पंख हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि भाई पार्थ ने इसे अपनी क्षमता कैसे बना लिया। एक उड़ने वाला नश्वर कोर योद्धा, यह हमारी कल्पना से परे है। भाई पार्थ वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। देवराज और उसके आदमी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एक और चमत्कार पार्थ के रक्त पंखों का जन्म देखा था। इसने उनके दिमाग को पूरी तरह से उलट दिया था। भाई पार्थ को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा लगता है कि मैं भविष्य में केवल उन्हें ही अपना आदर्श मान सकता हूं। देव ने आह भरी। यहां रहते हुए पार्थ जैसे व्यक्ति का उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। ऊपर आसमान में पार्थ के काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, मानो वह स्वर्ग से आया कोई देवता हो। ब्लड विंग्ड हॉक की दानव आत्मा के अवशोषण ने उसे अनगिनत लाभ प्रदान हुआ था, और इसने ड्रैगन परिवर्तन तकनीक को भी अपनी अद्भुतता दिखाने की अनुमति दी थी। ड्रैगन परिवर्तन तकनीक ने ब्लड विंग्ड हॉक की रक्त रेखा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था, और इसने रक्त पंख भी प्रकट किए। यह पार्थ की कल्पना से परे था। यह उसके लिए आश्चर्य की बात थी, क्योंकि वह एक नश्वर कोर योद्धा के रूप में उड़ सकता था। यह एक बहुत बड़ा लाभ था, जो किसी और के पास नहीं था। इतना ही नहीं, पार्थ को वंशानुक्रम में जन्मजात क्षमताएं भी विरासत में मिली थीं। ब्लड विंग्ड हॉक की जन्मजात क्षमता को सोनिक हॉक क्राई कहा जाता था, जो एक शक्तिशाली युद्ध कौशल था जो शक्तिशाली ध्वनि तरंगों को जारी करता था। चूंकि यह एक जन्मजात क्षमता थी, इसलिए इसे पार्थ की अपनी ताकत से अलग रखा गया था। इस प्रकार इसका अपना कोई स्तर नहीं था। ध्वनि तरंग युद्ध कौशल किसी भी सामान्य युद्ध कौशल से ज्यादा भयानक था, क्योंकि इससे बचाव करना ज्यादा मुश्किल था। एक मजबूत ध्वनि तरंग किसी व्यक्ति की आत्मा में प्रवेश कर सकती है और उसकी सारी ताकत के स्रोत पर हमला कर सकती है, जिससे शक्तिशाली क्षति हो सकती है। यह युद्ध कौशल ही वह कारण था जिसके कारण ब्लड विंग्ड हॉक सभी बाजों के बीच किंग बनने में सक्षम था, और यह अभी भी पार्थ द्वारा प्राप्त सभी लाभों की तुलना नहीं कर सकता था। रक्त रेखा और ऊर्जा के प्रभाव ने पार्थ को तुरंत अपने नश्वर कोर का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया था। अभी पार्थ के ऊर्जा सागर के भीतर एक सुनहरे रंग का नश्वर कोर सागर के भीतर एक विशाल स्तंभ की तरह खड़ा था। 15 ड्रैगन मार्क्स ने नश्वर कोर को घेर लिया, जैसे कि चांद के चारों ओर सितारों का एक समूह। यह सही था, 15 ड्रैगन मार्क्स। जब पार्थ ने पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में प्रवेश किया था, तो उसके पास 8 ड्रैगन मार्क्स थे, और बची हुई ऊर्जा के कारण वह 10 ड्रैगन मार्क्स बनाने में कामयाब रहा। न केवल वह नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर गया था, बल्कि उसकी ताकत भी दोगुनी हो गई थी, और उसने 15 ड्रैगन मार्क्स बनाए थे। पार्थ के अनुमान के अनुसार मध्य नश्वर कोर क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उसकी ताकत को फिर से 2 गुना करना होगा। उसे कम से कम 30 ड्रैगन मार्क्स बनाने होंगे। रक्तपंख वाले बाज की दानव आत्मा के अवशोषण ने पार्थ को ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की अद्भुतता को पूरी तरह से देखने की अनुमति दी थी, और इसने पार्थ को यह भी पुष्टि करने दिया था कि वह इसके बाद किस साधना पथ पर चलने वाला था। अब वह अपने पिछले जीवन के सभी युद्ध कौशलों को भूल सकता था, सिवाय दिव्य 900 ऊर्जाओं के। पार्थ को
दुर्लभ रक्त रेखाओं को अवशोषित करने और उनकी मजबूत जन्मजात क्षमताओं को विरासत में लेने के लिए केवल ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का उपयोग करने की आवश्यकता थी। फिर वह उस स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगा जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। आंगन के बाहर बूढ़े आदमी ने पार्थ को देखा, जो अपना मुंह खोले हवा में उड़ रहा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य दूसरों से कम नहीं था, यह और भी मजबूत था। खुद एक राक्षस जानवर के रूप में, जो बाज की प्रजाति का भी था, उससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता था कि पार्थ द्वारा ब्लड विंग्ड हॉक के रक्त को अवशोषित करना कुछ अभूतपूर्व था। यह कैसे संभव हो सकता है? उसने यह कैसे किया? वह केवल एक इंसान है, तो वह एक राक्षस जानवर के रक्त को कैसे अवशोषित कर सकता है? और यह उसके शरीर के साथ इतनी अच्छी तरह से कैसे घुल मिल गया? बूढ़े आदमी ने खुद से कहा। हालांकि वह 100 साल से ज्यादा जी चुका था, लेकिन वह इस बात को समझने के करीब भी नहीं पहुंच सका। यह एक चमत्कार है। यह युवक वास्तव में असाधारण है। मुझे मत बताओ कि वह भाग्य का बच्चा है या वह स्वर्ग से आया कोई देवता है। उसने सभी से ऊपर किसी की डरावनी आभा उत्सर्जित की। उसकी दृष्टि बर्फ की तरह ठंडी है, और जब वह मेरे सामने था, तब भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया। वह आसानी से एक पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक भी निकाल सकता है, और अब वह ब्लड विंग्ड हॉक की रक्त रेखा को अवशोषित करने में सक्षम है। क्या उसे अभी भी एक इंसान माना जा सकता है? बूढ़ा आदमी पार्थ द्वारा पूरी तरह से जीत लिया गया था। उसके दिमाग में पार्थ निश्चित रूप से एक नश्वर नहीं था, और उसकी भविष्य की उपलब्धियां केवल उसकी कल्पना से परे हो सकती थीं। राफ, धिक्कार है तुम पर। उसने यह कैसे किया? इस लड़के के पास जरूर कोई बड़ा रहस्य होगा। वह जरूर कोई प्राचीन पवित्र तकनीक सीख रहा होगा। एक इंसान जो एक राक्षस जानवर के रक्तवंश में विलीन हो सकता है, यह इतना अविश्वसनीय है कि इसने मेरी आंखें अंधी कर दी हैं। बिग येलो आंगन में उछल कूद कर रहा था। वह शांत नहीं हो पा रहा था। यह युवक रहस्यों से भरा हुआ था। वह एक अथाह खाई की तरह था, जिसके आर पार कोई नहीं देख सकता था। वह पहले मूल पर्वत में बिग येलो के खून को सोखने में सक्षम था, और इसने बिग येलो को हैरान कर दिया था। अब उसने ब्लड विंग्ड हॉक की रक्त रेखा को अवशोषित कर लिया, और वह एक पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक भी निकाल सकता था। आखिर वह कौन था? यान परिवार के सभी लोग उस युवक और उसकी पीठ के पीछे फड़फड़ाते खून के पंखों की जोड़ी को देख रहे थे। उन्हें जो सदमा लग रहा था, उसके अलावा उनके पास कोई और शब्द नहीं था जो इस समय उनकी भावनाओं को बयां कर सके। यह युवक किसी देवता जैसा था। पार्थ के रक्त पंख फड़फड़ाए, और वह धीरे धीरे आसमान से नीचे उतरा। फिर उसने अपने कंधे हिलाए और रक्त पंखों को अपने शरीर में वापस खींच लिया। बच्चे, जल्दी से बताओ, तुम किस दिव्य तकनीक की साधना कर रहे हो? तुम राक्षस जानवरों की रक्त रेखाओं को कैसे अवशोषित कर सकते हो? बिग येलो पार्थ के पास आया और अधीरता से पूछा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। पार्थ ने आंगन से बाहर निकलने से पहले बिग येलो को घूर कर देखा। लानत है तुझ पर, इतना घमंड करने से क्या फायदा? बिग येलो ने अपनी नाक आसमान की ओर उठाई और अपनी पूंछ हिलाते हुए पार्थ का पीछा करने लगा। मास्टर! बूढ़े आदमी ने पार्थ को बाहर आते देखा। उसने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, मास्टर के पास अप्रत्याशित शक्तियां हैं। आप निश्चित रूप से भविष्य में परम ऊंचाई प्राप्त करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने पार्थ को अपने मास्टर के रूप में संबोधित किया, क्योंकि पहले उसकी दिव्य भावना में बीज था, लेकिन अभी उसने पूरी इच्छा के साथ पार्थ को मास्टर के रूप में संबोधित किया। ब्लैक हॉक, तुम्हारा नाम क्या है? पार्थ ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं, मानो वह कोई किंग हो जो अपने अधीनस्थ को देख रहा हो। मास्टर, आप मुझे बस ओल्ड ब्लैक कह सकते हैं, बूढ़े आदमी ने आदरपूर्वक कहा। ठीक है, ओल्ड ब्लैक। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या अब से तुम पूरी तरह से मेरे पक्ष में आत्मसमर्पण करने को तैयार हो? पार्थ ने पूछा। आपकी इच्छा ही मेरी आज्ञा है, मास्टर। ओल्ड ब्लैक ने कोई अभद्रता दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि अपनी क्षमता के साथ वह अधिक से अधिक स्वर्गीय कोर क्षेत्र के शिखर तक पहुंच सकता है। उसके लिए अपना दिव्य कोर बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन पार्थ ने उसे एक पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक दिया था, और इसने उसे दानव किंग क्षेत्र
या शायद सर्वोच्च दानव किंग क्षेत्र में भी प्रवेश करने का अवसर प्रदान किया था। उसके लिए यह उसके भाग्य का महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके अलावा पार्थ चमत्कारों का आदमी था और भविष्य में उसकी उपलब्धियां अप्रत्याशित थीं। उसका अनुसरण करके भविष्य में उसे जो लाभ मिल सकते थे वे बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, इसके कुछ समय बाद मैं यहां से ऊर्जा प्रांत के अंदरूनी हिस्सों में जाने के लिए निकल जाऊंगा। तुम्हारा काम यहां यान परिवार के मैदान में रहना होगा और पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक की साधना करनी होगी। जब तक तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाते हो, तब तक तुम भविष्य के लाभों का उचित हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम होंगे, पार्थ ने कहा। अभी वह नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और उसके और वालिया परिवार के बीच का मामला भी सुलझ चुका था। अब उसके लिए अपनी यात्रा शुरू करने का समय आ गया था। हालांकि जिस चीज की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी वह था मौर्य परिवार, और अगर ओल्ड ब्लैक उनकी रक्षा करने में उसकी मदद कर सकता है तो वह बिना किसी चिंता के इस जगह से निकल सकेगा। पार्थ ने ओल्ड ब्लैक को सीधे मौर्य परिवार के मैदान में जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि उसे यान परिवार की रक्षा करने के लिए कहा। कारण सरल था। सबसे पहले वह बस चाहता था कि मौर्य परिवार स्काई सिटी में रहे और कम प्रोफाइल बनाए रखे। दूसरा, ओल्ड ब्लैक को यान परिवार या मौर्य परिवार की रक्षा करने के लिए कहने में बहुत अंतर नहीं था, क्योंकि पार्थ ने यान परिवार के लिए जो महान कार्य किए थे उसके आधार पर भले ही देवराज को अपना जीवन बलिदान करना पड़े, यान परिवार मौर्य परिवार की सुरक्षा की रक्षा करेगा, चाहे कुछ भी हो। यही कारण था कि जब तक यान परिवार सुरक्षित था, मौर्य परिवार भी सुरक्षित रहेगा। ओल्ड ब्लैक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि यान परिवार सुरक्षित रहे। ओल्ड ब्लैक ने पार्थ की ओर विनम्रता से झुककर प्रणाम किया। अभी उसे पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक की साधना के लिए एक स्थिर वातावरण की आवश्यकता थी। यान परिवार अभी अभी रेड सिटी का एकमात्र शासक बना था और यह स्थान उसके लिए साधना के लिए एकदम सही था। इस समय देवराज और बाकी लोग आ चुके थे। वे सभी खुश दिख रहे थे। भाई पार्थ, नश्वरकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बधाई। यह वास्तव में खुशी की खबर है। देवराज ने अपनी मुट्ठियां बांध लीं और विनम्रता से अभिवादन किया। मुखिया, मैं अभी आपको ढूंढने ही वाला था। अब जब रेड सिटी में मामले पूरी तरह से सुलझ गए हैं तो मैं कुछ ही दिनों में ऊर्जा प्रांत के अंदरूनी हिस्सों में जाऊंगा। अब से ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपके यान परिवार का विरोधी हो सके। इसके अलावा यहां से जाने के बाद मैं ओल्ड ब्लैक को यान परिवार की रक्षा करने के लिए रहने दूंगा। कृपया ओल्ड ब्लैक के लिए चुपचाप साधना करने के लिए एक जगह की व्यवस्था करने में मेरी मदद करें, पार्थ ने कहा। पार्थ की बात सुनकर सभी पहले तो चौंक गए, फिर बहुत खुश हुए। जहां तक पार्थ के ऊर्जा प्रांत के बाहरी हिस्से को छोड़ने की बात है, तो सभी जानते थे कि यह जल्द या बाद में होगा। पार्थ मछलियों के बीच एक ड्रैगन था। वह जल्द या बाद में आसमान में उड़ने वाला था। वह रेड सिटी जैसी छोटी जगह में लंबे समय तक नहीं रहने वाला था। यान परिवार के लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि पार्थ ब्लैक हॉक को पीछे छोड़ने जा रहा था। उन्होंने सभी ने ब्लैक हॉक की क्षमताओं को देखा था, एक प्रामाणिक स्वर्गीय कोर दानव। यान परिवार रेड सिटी का एकमात्र शासक था, और अब जब उनके परिवार में एक स्वर्गीय कोर दानव रहेगा तो वे शहर के अंतिम शासक होंगे। भाई पार्थ ने यान परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। देवराज को नहीं पता कि इस महान दयालुता का बदला कैसे चुकाया जाए। मैं मौर्य परिवार को यहां स्थानांतरित करने के लिए तैयार हूं, और मैं मौर्य परिवार को मिस्टी रेन टॉवर का आधा हिस्सा भी लेने दूंगा, देवराज ने गंभीर स्वर में कहा। मिस्टी रेन टॉवर यान परिवार का मुख्य व्यवसाय था और यह उनकी एकमात्र संपत्ति भी थी। देवराज के लिए अपना आधा स्वामित्व छोड़ना वाकई एक बड़ा फैसला था। यान परिवार का कोई भी व्यक्ति देवराज के फैसले के खिलाफ नहीं था, क्योंकि भविष्य में अगर सोनाक्षी और पार्थ ने शादी कर ली तो यान परिवार और मौर्य परिवार एक बड़ा परिवार बन जाएगा। इसके अलावा यदि आप इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो हालांकि ऐसा लग रहा था कि मौर्य परिवार को यान परिवार जैसे बड़े पेड़ पर निर्भर रहने की जरूरत है, वास्तव में हर कोई समझता था कि यह यान परिवार ही होगा जो मौर्य परिवार पर निर्भर होगा। आप बहुत उदार हैं मुखिया। मेरे पिता स्काई सिटी में रहने के आदी हैं।
मुझे नहीं लगता कि वे रेड सिटी में आने के लिए तैयार होंगे। साथ ही मैं मौर्य परिवार को बहुत हाई प्रोफाइल नहीं बनने देना चाहता। मौर्य परिवार के लिए स्काई सिटी पर शासन करना ही काफी है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मुखिया भविष्य में मौर्य परिवार का ख्याल रखेंगे, पार्थ ने कहा। उसका मौर्य परिवार को रेड सिटी भेजने का कोई इरादा नहीं था। अब जबकि रेड सिटी में सब कुछ सुलझ गया है, वह कल स्काई सिटी वापस जाएगा और फिर से जाने से पहले अपने पिता के साथ कुछ दिन बिताएगा। भाई पार्थ, कृपया निश्चिंत रहें। अब से मौर्य परिवार की सभी समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। 28 शहरों के इस क्षेत्र में जो लोग मौर्य परिवार के प्रति कोई सम्मान दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे, उन्हें मैं नष्ट कर दूंगा। देवराज ने अपनी छाती ठोंकी और वादा किया। उसने यान परिवार की आधी संपत्तियां देने और उन्हें मौर्य परिवार को सौंपने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि पार्थ का मौर्य परिवार को यहां बसने देने का कोई इरादा नहीं होगा। शायद पार्थ के मन में यान परिवार की संपत्तियों के बारे में कभी कोई परवाह नहीं थी। पार्थ की क्षमताओं के साथ वह जो चाहे हासिल कर सकता था। मुखिया के वादे के साथ अब मैं निश्चिंत हो सकता हूं। कल सुबह मैं स्काई सिटी के लिए रवाना हो जाऊंगा और फिर कुछ दिनों बाद मैं स्काई सिटी छोड़ दूंगा, पार्थ ने कहा। पिछले जन्म में उसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन यह जीवन अलग था। वह अपने पिछले जन्म में अनाथ था, लेकिन अब उसके पास एक पिता है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि चाहे वह कहीं भी जाए, जो व्यक्ति उसके बारे में सबसे अधिक चिंता करेगा वह वेदांत होंगे। इसलिए जाने से पहले उसे अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने की आवश्यकता होगी। निकट भविष्य में उसे यह अवसर फिर से नहीं मिलेगा। अगले दिन पार्थ ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और बिग येलो को अपने साथ बाहर ले लिया। जब वह कमरे से बाहर आया तो उसने देवराज और सोनाक्षी को देखा, जिसने बैंगनी रंग की कपड़े पहनी हुई थी। उसे बाहर आते देख सोनाक्षी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सोनाक्षी, ऐसा लगता है कि आज तुम अच्छे मूड में हो, पार्थ ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। मैंने पूरी रात हाल की घटनाओं के बारे में सोचा है और अब मैं पूरी तरह से समझ गया हूं। पिताजी और सीनियर पार्थ की तरह कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका मुझे जल्द या बाद में सामना करना होगा। मैंने उन चीजों से छुटकारा पा लिया है जो पहले मुझे परेशान कर रही थीं। सोनाक्षी ने एक कदम आगे बढ़ाया और पार्थ की बांह को अपने हाथ से पकड़ लिया और प्रसन्न स्वर में बोली, यह अच्छी बात है। सोनाक्षी के पास दिव्य शरीर है। भविष्य में तुम्हें और भी बहुत सी चीजों का अनुभव करना होगा, लेकिन तुम्हें इसकी आदत डालने में बहुत कम समय लगा। यह वाकई मुझे हैरान कर रहा है। पार्थ ने अपनी उंगली से सोनाक्षी की नाक को छुआ। आप? सोनाक्षी ने पार्थ को देखा, लेकिन वह खुश दिख रही थी। एक लड़की के दिमाग में जब तक वह अपने पसंद के आदमी के साथ रह सकती है, वह खुश रहेगी। भाई पार्थ, अब आप स्काई सिटी वापस जा रहे हैं, है ना? देवराज ने पूछा। यह सही है, पार्थ ने सिर हिलाया। वह आज ही जाने की योजना बना रहा था। सीनियर पार्थ, मेरे पिताजी ने मुझे आपके साथ स्काई सिटी जाने के लिए कहा है, सोनाक्षी ने कहा। भविष्य में मौर्य परिवार और यान परिवार एक परिवार होंगे। भाई पार्थ ने इतने लंबे समय तक हमारे यान परिवार की मदद की है, इसलिए मुझे यान परिवार के मुखिया के रूप में व्यक्तिगत रूप से मौर्य परिवार से मिलने की आवश्यकता होगी, देवराज ने कहा। ऐसा करने के लिए मुखिया को धन्यवाद। पार्थ मुस्कुराया और कोई अस्वीकृति व्यक्त नहीं की। देवराज ने जो कहा वह सही था। भविष्य में दो परिवारों के बीच बहुत सारी मुलाकातें होंगी, इसलिए देवराज को वास्तव में वेदांत से मिलने की जरूरत थी। पार्थ, देवराज, सोनाक्षी और बिग येलो, ये तीन लोग और एक कुत्ता रेड सिटी से निकलकर स्काई सिटी की ओर चल पड़े। जहां तक ओल्ड ब्लैक का सवाल है, देवराज ने उसे रहने के लिए एक शांत जगह को व्यवस्था कराए थे। वह पवित्र स्वर्गीय राक्षसी तकनीक के अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए पहले से ही बंद दरवाजे की साधना में प्रवेश कर चुका था। स्काई सिटी, मौर्य परिवार। चूंकि राय परिवार नष्ट हो गया था, स्काई सिटी शांत हो गया था और शहर में लगभग कोई लड़ाई नहीं थी। सिटी लॉर्ड शहर में एकमात्र शक्ति बन गए थे और वे स्काई सिटी के सभी पर एकाधिकार कर रहे थे। वेदांत ने हाल ही में परिक्रमण ऊर्जा साधना तकनीक की साधना शुरू की थी।
और वह नश्वरकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। अभी मौर्य परिवार बैठक हॉल में वेदांत और धनपति आराम से बैठे थे। भाई, वेदांत की ऊर्जा हाल ही में और भी मजबूत होती जा रही है और आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में बहुत उतार चढ़ाव हो रहा है। मेरा मानना है कि आपको अपना नश्वर कोर बनाने में कुछ दिनों से ज्यादा समय नहीं लगेगा, धनपति ने कहा। वह 4 दिनों से मौर्य परिवार के साथ था और वह वेदांत के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहा था। उनका रिश्ता बहुत करीबी हो गया था। धनपति एक पीक नश्वर कोर योद्धा था जो वेदांत से बहुत ऊपर था, जो केवल पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में था। पहले जब वह आया तो वेदांत को असहज महसूस हुआ, लेकिन पार्थ ने रेड सिटी में जो कुछ किया था उसके बारे में सुनने के बाद असहज भावना गायब हो गई थी। वे अब अच्छे दोस्त बन गए थे। यह सही है, मुझे भी यही लग रहा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतनी जल्दी नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। वेदांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। वह जानता था कि यह सब केवल परिक्रमण ऊर्जा साधना तकनीक के कारण था। उसका बेटा इस जीवन में उसका गौरव और आनंद था। भाई धनपति, आपने मुझे बताया था कि यान परिवार और वालिया परिवार के बीच जल्द ही युद्ध होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि अभी क्या हो रहा है, वेदांत ने पूछा। उसने जो कुछ कहा था उससे उसे पार्थ के प्रति कुछ चिंताएं थीं। हालांकि उसके बेटे में बहुत योग्यताएं थीं, फिर भी उसका स्तर बहुत कमजोर था। ठीक है, मुझे भी आश्चर्य है कि अभी क्या हो रहा है। धनपति की चिंता वेदांत से कम नहीं थी। उन्हें कल रात रेड सिटी में जो कुछ हुआ था उसके बारे में कोई अपडेट नहीं मिला था। इस समय गार्डों का लीडर दयानंद अंदर आया और बोला, सिटी लॉर्ड, दरवाजे के बाहर दीनदयाल नाम का एक आदमी है। उसने कहा कि वह रेड सिटी के यान परिवार से है और उसे सिटी लॉर्ड से कुछ कहना है। दीनदयाल शायद हमें यान परिवार और वालिया परिवार के बीच लड़ाई के बारे में सूचित करने के लिए यहां आया है। धनपति गंभीर हो रहा था। जल्दी करो, उसे अंदर लाओ, वेदांत ने कहा। हाँ, दयानंद ने अपने आदेशों की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वह मुड़ा और चला गया। उसके कुछ ही समय बाद 50 साल का एक बूढ़ा आदमी दीनदयाल अंदर आया। दीनदयाल, क्या लड़ाई शुरू हो गई है? धनपति ने अधीरता से पूछा। वरिष्ठ बुजुर्ग, यान परिवार कल रात वालिया परिवार के साथ युद्ध में गया था और आज कोई वालिया परिवार नहीं है। चंद्र प्रकाश भी मर गया। अभी पूरा रेड सिटी हमारे यान परिवार का है। दीनदयाल ने कल रात हुई भीषण लड़ाई को याद करते हुए अत्यंत उत्साह से कहा। लड़ाई समाप्त होने के बाद भी उसका खून खौल रहा था। दीनदयाल यह खुशखबरी सुनाने के लिए तुरंत रेड सिटी से निकल गया, इसीलिए वह इतनी जल्दी यहां आया था। क्या? धनपति और वेदांत एक साथ चिल्लाए। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। हाँ, चंद्र प्रकाश मर चुका है और वालिया परिवार नष्ट हो गया है। अच्छी खबर। दीनदयाल, हमें जल्दी बताओ, हमने लड़ाई कैसे जीती? धनपति जोर जोर से हंस रहा था। पिछले कुछ दिनों से वह बहुत चिंतित था और अब आखिरकार उसने ये रोमांचक खबरें सुनी थीं। कल रात की लड़ाई वाकई बहुत भयंकर थी। चंद्र प्रकाश ने मुखिया को मारने में मदद के लिए एक स्वर्गीय कोर दानव को काम पर रखने में कामयाबी हासिल की। दीनदयाल ने बताया कि क्या हुआ था। जब भी वह काले कपड़े वाले बूढ़े आदमी के बारे में सोचता तो उसके चेहरे पर अब भी डर का भाव रहता। क्या? एक स्वर्गीय कोर दानव? वेदांत और धनपति फिर से जोर से चिल्लाए। यहां तक कि एक स्वर्गीय कोर दानव भी प्रकट हुए? फिर हमने लड़ाई कैसे जीत ली? धनपति ने फिर अधीरता से पूछा। यह भाई पार्थ की बदौलत संभव हुआ। अगर भाई पार्थ न होते तो यान परिवार कल रात गायब हो जाता। वरिष्ठ बुजुर्ग को अभी भी वह बड़ा पीला कुत्ता याद होगा जिसे पार्थ मूल पर्वत से बाहर लाए थे, दीनदयाल ने कहा। हाँ, मुझे याद है। धनपति ने अपना सिर हिलाया। वह चमत्कारों का कुत्ता है। उसने सिर्फ एक बार भौंका और स्वर्गीय कोर दानव ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। वह अब भाई पार्थ के सभी आदेशों का पालन कर रहा है। उसने अपनी पीठ मोड़ चंद्र प्रकाश को मार डाला। चंद्र प्रकाश ने एक बड़ी चट्टान उठाई और उसे उसके पैरों पर गिरा दिया। दीनदयाल ने खुशी भरे लहजे में कहानी सुनाई। उसकी उबलती भावनाएं अभी तक शांत नहीं हुई थीं। यह सुनकर धनपति और वेदांत ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों के चेहरों पर बेचैनी के भाव थे।
एक स्वर्गीय कोर दानव ने ऐसे महत्वपूर्ण समय पर एक कुत्ते के सामने घुटने टेक दिए और फिर पलटकर चंद्रप्रकाश को मार डाला। जब उन्होंने अपने दिमाग में इस दृश्य की कल्पना की तो वे तीव्र और रोमांचक भावनाओं को महसूस कर सकते थे। भाई वेदांत, आपने एक अच्छे बेटे की परवरिश की है। आपके बेटे ने यान परिवार के प्रति जो दयालुता दिखाई है उसे कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। धनपति ने अचानक वेदांत की ओर सिर झुकाया। दीनदयाल जो एक तरफ खड़ा था उसने भी सिर झुकाया। अगर यह कोई और समय होता तो धनपति की हैसियत के हिसाब से वह ऊर्जा सागर क्षेत्र के किसी व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाता, लेकिन उसके सामने खड़ा आदमी कोई साधारण आदमी नहीं था, वह पार्थ का पिता था। कृपया ऐसा मत करो भाई धनपति, आप बहुत उदार हैं। वेदांत के कानों तक पहुंचने वाली एक मुस्कान दिखाई दी। रेड सिटी के शीर्ष लोगों में से एक पीक नश्वर कोर योद्धा उसके सामने झुक रहा था। इस तरह का परिदृश्य उसके सपनों में भी नहीं होगा, और यह सब अब हुआ था क्योंकि उसके पास एक अच्छा बेटा था। और भी अच्छी खबर है, भाई पार्थ ने नश्वर कोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिए है और वे आज स्काई सिटी में आ जाएंगे, दीनदयाल ने आगे कहा। पार्थ के नश्वर कोर क्षेत्र में घुसने के ठीक बाद उसने रेड सिटी छोड़ दी थी। यह सुनकर धनपति और वेदांत एक बार फिर चौंक गए, खासकर वेदांत। उसे अभी भी याद था कि इससे कुछ समय पहले तक पार्थ केवल एक प्रारंभिक ऊर्जा सागर योद्धा था, और जब उसने स्काई सिटी छोड़ा था तब भी वह हाल ही में ऊर्जा सागर क्षेत्र में घुसा था। दोपहर से ही वेदांत, धनपति और मौर्य परिवार के सभी लोग हवेली के सामने के दरवाजे के सामने जमा हो गए थे, पार्थ की वापसी का इंतजार कर रहे थे। मौर्य परिवार में सभी ने अब अपने यंग मास्टर की शानदार कहानी के बारे में सुना था और उनकी आंखें सम्मान और प्रशंसा से भर गई थीं। उसके कुछ समय बाद पार्थ और अन्य लोग मौर्य परिवार के सामने के दरवाजे के सामने पहुंच गए। उनकी गति के कारण उनके लिए रेड सिटी से स्काई सिटी तक की यात्रा एक आरामदायक यात्रा मानी जा रही थी। उन्होंने यात्रा के दौरान कुछ मौज मस्ती करने का अवसर लिया। पिताजी, पार्थ ने अपने पिता वेदांत को देखकर आवाज लगाई। अच्छा बेटा, इतना बड़ा बदलाव लाने में तुम्हें बस थोड़ा ही समय लगा। तुम सच में मेरे वेदांत के अच्छे बेटे हो। वेदांत के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। उसे अपने बेटे पर बहुत गर्व था। मुखिया, सोनाक्षी, आप भी यहां हैं? धनपति ने देवराज और सोनाक्षी को देखा, लेकिन वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। पार्थ ने यान परिवार की बहुत मदद की थी, और अगर वह प्रमुख था तो वह निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मौर्य परिवार से भी मिलने आएंगे। पिताजी, मैं आपको उनसे मिलवाता हूं। यह रेड सिटी के यान परिवार का मुखिया है, देवराज, और यह यान परिवार की युवती है, सोनाक्षी। आप उसे सिर्फ सोना कह सकते हैं। पार्थ ने जल्दी से उनका परिचय वेदांत से कराया। मुझे नहीं पता था कि मुखिया यहां आ रहे हैं। ज्यादा सम्मान न दिखाने के लिए माफी चाहता हूं। वेदांत ने अपनी मुट्ठी बंद की और देवराज से कहा। उसकी अभिव्यक्ति औपचारिक थी। यह आदमी रेड सिटी से एक महाशक्ति था, और अगर यह उसके अपने बेटे की वजह से नहीं होता, वेदांत की अपनी स्थिति के साथ, तो उसके लिए देवराज के सामने खड़े होने का कोई मौका नहीं होता। इसका जिक्र मत करो भाई वेदांत, तुम्हारा बेटा बहुत बढ़िया है। वह हमारे यान परिवार का उद्धार करता है। अब से यान परिवार और मौर्य परिवार एक बड़ा परिवार होगा। सोना, जल्दी करो और अंकल वेदांत को बधाई दो, देवराज ने कहा। सोनाक्षी यहां अंकल वेदांत से मिलने आई है। सोनाक्षी वेदांत की ओर विनम्रता से झुकी। बहुत प्यारी लड़की है। कितना अच्छा होता अगर मुझे भी तुम्हारी जैसी सुंदर बहू मिल जाती। वेदांत ने सोनाक्षी को देखा और उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गया। इसलिए वह अपने बेटे की मदद करने से खुद को रोक नहीं सका। यह सुनकर सोनाक्षी का चेहरा शर्म से लाल हो गई। हाँ, अगर भाई वेदांत को वह पसंद आई तो मैं सोनाक्षी को आपकी बहू बना दूंगा, देवराज ने कहा, और वह जोर से हंसने लगा। पिताजी, ऐसे नहीं। सोनाक्षी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह इस समय मुश्किल से खड़ी हो पा रही है। सोनाक्षी को अचानक ऐसा लगा कि वह बदसूरत बहू है जो आखिरकार ससुर से मिलने जा रही है। बेशक यह बहू बदसूरत के करीब भी नहीं थी। वेदांत ने अपनी आंखों से पार्थ को संकेत देने की कोशिश की, जिससे कोई भी आसानी से बता सकता था कि यह सिटी लॉर्ड अपनी होने वाली बहू से वाकई संतुष्ट था।
पार्थ एक तरफ खड़ा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कोई राय नहीं जताई। बेटे, मेरी राय में इस अवसर का लाभ उठाओ और सोनाक्षी से शादी कर लो। फिर अपनी पहली रात सीधे मनाओ। बिग येलो की आवाज अचानक पार्थ के कानों में गूंज उठी। भाड़ में जाओ! पार्थ ने निराशा से बिग येलो को देखा। ठीक इसी समय सभी ने इस कुत्ते पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धनपति और वेदांत को याद आया कि एक बड़ा पीला कुत्ता था जिसने एक स्वर्गीय कोर दानव को आत्मसमर्पण करने और घुटने टेकने के लिए मजबूर किया था। यह उनके सामने वाला ही होना चाहिए। उनके हाव भाव तुरंत बदल गए और गंभीर हो गए। उन्होंने कोई अनादर दिखाने की हिम्मत नहीं की। यंग मास्टर, आप आखिरकार वापस आ गए। आपके नौकर को आपकी बहुत याद आती थी। दयानंद पार्थ के पास गया और विनम्रता से झुककर उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। दयानंद, तुमने इस दौरान बहुत कुछ किया है। बाद में तुम खजाने में जाकर 10 सोने के सिक्के मांग सकते हो। पार्थ ने दयानंद के कंधे थपथपाए। अपने यंग मास्टर के मुंह से 10 सोने के सिक्कों का जिक्र सुनकर दयानंद की आंखों से तुरंत आंसू बहने लगे। वह इतना उत्साहित था कि वह लगभग घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और पार्थ को अपना पूर्वज कहने लगा। चलो, दरवाजे के सामने यूं ही खड़े न रहें। कृपया अंदर आए, मुखिया देवराज। वेदांत ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। सभी लोग उसके पीछे मौर्य परिवार के मुख्य हॉल में चले गए। पार्थ और सोनाक्षी सबसे आखिर में अंदर गए। सोनाक्षी, मेरे पिताजी ने अभी जो कहा उस पर विचार करो। पार्थ ने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा। क्या विचार करें? सोनाक्षी चौंक गई, लेकिन जल्द ही उसे बहू वाली बात याद आ गई। वह तुरंत शर्मा गई। सीनियर पार्थ, आप सुधारने लायक नहीं हैं। उस दिन मौर्य परिवार ने एक बड़ी दावत रखी। हर कोई खुश और प्रसन्न दिखाई दिया। राय परिवार और वालिया परिवार नष्ट हो गए थे, जिससे मौर्य परिवार और यान परिवार अपने शहरों में एकमात्र शक्ति बन गए। इसके अलावा अब से ये दोनों परिवार अपने क्षेत्रों के एकमात्र शासक होंगे। अब कोई भी परिवार ऐसा नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। वे अपनी भूमि के किंग बन गए थे। वेदांत और देवराज एक मजेदार बातचीत कर रहे थे। देवराज रात होने तक उठकर नहीं गए। यान परिवार ने अभी अभी वालिया परिवार को हराया है। बहुत सी चीजें हैं जिन्हें व्यवस्थित करने की जरूरत है। मैं यहां आपका और समय नहीं लूंगा। देवराज ने सम्मानपूर्वक वेदांत की ओर अपनी मुट्ठी बांधी और कहा, जब भाई वेदांत के पास भविष्य में कुछ खाली समय होगा तो आपको रेड सिटी के मिस्टी रेन टॉवर में आना होगा। मुझे अपना मेजबान बनने दो। जरूर, जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं निश्चित रूप से रेड सिटी में भाई देवराज से मिलने आऊंगा। वेदांत एक स्पष्टवादी व्यक्ति थे। तो फिर यह सौदा हो गया। मैं मिस्टी रेन टॉवर में भाई वेदांत का इंतजार करूंगा। हमें भेजने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी निकल रहे हैं। देवराज ने कहा। पार्थ, मुखिया को बाहर भेजने में मेरी मदद करो। वेदांत का चेहरा खुशी और प्रसन्नता से भरा हुआ था। वह पहले कभी इतना खुश नहीं हुआ था। मौर्य परिवार के बाहर। मुखिया, एक और काम है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। पार्थ ने देवराज को देखा। कृपया मुझे बताएं कि यह क्या है? देवराज ने पूछा। मैंने 3 दिन में जाने का फैसला किया है। मैं ऊर्जा प्रांत के अंदरूनी हिस्सों में जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ नश्वर पुनर्स्थापना गोलियों की जरूरत होगी। मुझे उम्मीद है कि मुखिया मेरे लिए कुछ तैयार करने में मदद कर सकते हैं। ऐसी गोलियां लेने की कोशिश करें जो कम से कम 70% प्रभावी हों। पार्थ ने कहा। उसे नहीं पता था कि वह जाने के बाद कब वापस आएगा, इसलिए उसे जाने से पहले कुछ तैयारियां करनी होंगी। नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां सभी योद्धाओं के लिए एक जरूरी वस्तु थीं, और पार्थ, जो ड्रैगन परिवर्तन तकनीक की साधना कर रहा था, को उनकी और भी ज्यादा जरूरत थी। पार्थ ने यान परिवार से 100% प्रभावकारिता वाली गोलियां तैयार करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि इस छोटे से शहर में 100% प्रभावकारिता वाली गोलियां अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं। इसके अलावा वह जब चाहे गोलियों को संश्लेषित कर सकता था, और अगर वह उन्हें सीधे खा भी लेता तो ड्रैगन परिवर्तन तकनीक अपने आप सभी अशुद्धियों से छुटकारा पा लेता। निश्चिंत रहो भाई पार्थ, मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको गोलियां मिलें। देवराज ने वादा किया। ठीक है, मैं 3 दिन में मिस्टी रेन टॉवर आऊंगा और फिर चला जाऊंगा, पार्थ ने कहा। सीनियर पार्थ, मैं भी 3 दिन बाद आपके साथ चलना चाहता हूं।
सोनाक्षी ने अचानक कहा। मेरे साथ चलना चाहोगी? पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सोनाक्षी, तुम्हें यह जानना होगा कि मैं इस बार मौज मस्ती करने के लिए यात्रा नहीं करने जा रहा हूं। मैंने इस पर कुछ सोचा है। जहां भी सीनियर पार्थ जाएंगे, मैं भी वहां जाऊंगी। मेरे पास खुद की रक्षा करने की क्षमता है, इसलिए मैं आपका बोझ नहीं बनूंगी, सोनाक्षी ने दृढ़ता से कहा। ऐसा लगता है कि उसने इस बारे में अपना मन बना लिया है। अगर यही उसका फैसला है, भाई पार्थ, सोनाक्षी के पास 9 येन मेरिडियन के साथ एक दिव्य शरीर है। यहां रेड सिटी में रहना उसकी क्षमता को सीमित कर देगा। उसे जल्द या बाद में यह जगह छोड़नी होगी। देवराज ने सहमति में अपना सिर हिलाया। हालांकि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, फिर भी उसे उसके भविष्य के बारे में सोचना था। ठीक है सोनाक्षी, वापस जाते ही यात्रा की तैयारी शुरू कर देना। हम 3 दिन में निकलेंगे, पार्थ ने कहा। वह 9 येन मेरिडियन की वास्तविक क्षमता के बारे में देवराज से बेहतर जानता था। सोनाक्षी का भविष्य असीम था और यह छोटा शहर निश्चित रूप से उसकी उपलब्धियों को सीमित करने वाला था। इसके अलावा पार्थ के पास एक सुंदर लड़की को अपने साथ रहने से मना करने का कोई कारण नहीं था। उसी रात पार्थ वेदांत के कमरे में गया। पार्थ, तुम यहां हो? जब वेदांत ने पार्थ को देखा तो उसका चेहरा नरम हो गया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है, पार्थ ने कहा। तुम जल्द ही जाने वाले हो, है ना? वेदांत ने कहा। तो आपको पता था? पार्थ मुस्कुराया। मैं आसानी से बता सकता हूं। तुम्हारी क्षमता और योग्यता के साथ तुम जल्द या बाद में इस जगह को छोड़ दोगे। स्काई सिटी और रेड सिटी तुम्हारे लिए बहुत छोटे हैं। बाहरी दुनिया को देखना और उसका अनुभव करना एक अच्छी बात है, लेकिन मत भूलना, यह जगह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। वेदांत ने पार्थ के कंधे पर जोर से थपथपाया। यह पुरुषों के लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक खास तरीका था। पार्थ को वेदांत की इस थपकी की ताकत से अलग होने की अनिच्छा महसूस हो रही थी। पार्थ को अपने दिल में गर्माहट और नाक में खटास महसूस हुई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह वेदांत का इकलौता बेटा था और वह जगह भी जहां उसका पूरा ध्यान था। तुम कब जा रहे हो? वेदांत ने पूछा। 3 दिन में। 3 दिन? इतनी जल्दी? वेदांत की आंखों में एक अकेलापन दिखाई दिया। पिताजी, मेरी चिंता मत करिए। मैंने मौर्य परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं। साथ ही मैं आपको कुछ कम श्रेणी के लड़ाकू हथियार भी दूंगा। इससे मौर्य परिवार को मजबूती मिलेगी। पार्थ ने अपने स्टोरेज रिंग से कम श्रेणी के लड़ाकू हथियार निकालते हुए कहा। उन्हें प्रवीण, जयेश और कर्ण से मिला था। उसके लिए ये कम श्रेणी के लड़ाकू हथियार कुछ भी नहीं थे, लेकिन मौर्य परिवार के लिए यह एक दुर्लभ खजाना था। लड़ाकू हथियार! वेदांत ने 3 निम्न श्रेणी के लड़ाकू हथियारों को देखा और उसकी आंखें तुरंत चमकने लगीं। हालांकि वह स्काई सिटी का सिटी लॉर्ड था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने कोई लड़ाकू हथियार देखा था। पिताजी, मैं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस कर सकता हूं। मुझे यकीन है कि आप कुछ ही दिनों में नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। जब वह दिन आएगा तो आप अपने लिए इनमें से कोई एक लड़ाकू हथियार चुन सकते हैं, पार्थ ने कहा। इन निम्न श्रेणी के लड़ाकू हथियारों से मौर्य परिवार की ताकत बहुत बढ़ जाएगी, वेदांत ने अपना सिर हिलाया। जितना ज्यादा वह पार्थ को देखता, उतना ही खुश होता। हाल ही में जो कुछ हुआ था, उसके बाद उसके दिमाग में उसके बेटे के पास कुछ अविश्वसनीय क्षमताएं थीं। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकता था। अगले 3 दिनों में पार्थ ने अपना सारा समय वेदांत के साथ बिताया। उसने मौर्य परिवार की हवेली से एक भी कदम बाहर नहीं निकाला। वेदांत ने भी अब साथ बिताए हर पल का आनंद लिया। सच कहूं तो वह दूसरे दिन नश्वर कोर क्षेत्र में पहुंच सकता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और पार्थ के जाने तक इंतजार करने का फैसला किया। 3 दिन बहुत तेजी से बीत गए। आज, जबकि आसमान अभी भी पूरी तरह से चमकीला नहीं था, पार्थ बिग येलो को लेकर चुपचाप चला गया। बच्चे, क्या तुम अपने पिता को अलविदा नहीं कहना चाहते? बिग येलो ने पूछा। नहीं, मैं पहले ही अलविदा कह चुका हूं, पार्थ ने बड़े कदम उठाए और चला गया। उसने एक बार भी अपना सिर पीछे नहीं घुमाया। एक आदमी और एक कुत्ता बहुत तेजी से यात्रा कर रहे थे। जब दोपहर हुई
तो वे रेड सिटी पहुंच चुके थे। पार्थ ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और जल्दी से मिस्टी रेन टॉवर की ओर चल पड़ा, जहां देवराज से मुलाकात हुई। सीनियर पार्थ, मैंने तैयारी पूरी कर ली है। पार्थ को देखते ही सोनाक्षी के चेहरे पर खिले हुए फूल जैसी मुस्कान आ गई। वह खुशी खुशी पार्थ के पास आई। सोनाक्षी, क्या तुमने सचमुच अपना मन बना लिया है? पार्थ ने उसे फिर से जानबूझकर याद दिलाया। मैंने फैसला कर लिया है। सोनाक्षी ने अपना सिर हिलाया। भाई पार्थ, यहां 10,000 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां हैं। उनमें से 800 गोलियां 100% प्रभावशीलता वाली हैं और बाकी 70% से 50% प्रभावशीलता वाली हैं। देवराज ने एक स्टोरेज रिंग थमा दिया। 10,000 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां, यहां तक कि पार्थ भी चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवराज इतना उदार होगा कि वह उसे 10,000 नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां देगा। इतनी बड़ी मात्रा में नश्वर पुनर्स्थापना की गोलियां मिस्टी रेन टॉवर के पैसे के साथ भी उनके लिए एक साथ इतनी सारी गोलियां रखना लगभग असंभव था। स्टोरेज रिंग में मौजूद नश्वर पुनर्स्थापना की गोलियां यान परिवार की कुल संपत्ति के कम से कम आधे के बराबर होनी चाहिए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, मुखिया। पार्थ ने गोलियां अस्वीकार नहीं की। उसने तुरंत स्टोरेज रिंग ले लिया। नश्वर पुनर्स्थापना गोलियां ऐसी चीज थीं जिसकी उसे वास्तव में जरूरत थी, और जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। देवराज हमेशा पार्थ को चुकाने का कोई रास्ता खोजना चाहता था, और अब उसके पास मौका था। भाई पार्थ, अब से मैं सोनाक्षी को आपके ऊपर सौंप रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप उसकी अच्छी देखभाल कर पाएंगे। देवराज ने गंभीर भाव से कहा। उसकी केवल एक बेटी थी और वह उसके जीवन का मोती थी। इस बार सोनाक्षी को जाने देने के लिए उसे बहुत दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। एक कारण यह था कि उसके पास 9 यिन मेरिडियन थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि जब तक सोनाक्षी पार्थ के साथ थी, पार्थ की क्षमताओं के साथ, वह निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने में सक्षम होगा कि सोनाक्षी सुरक्षित रहे। चिंता मत करो, मैं किसी को भी सोनाक्षी को परेशान नहीं करने दूंगा। पार्थ ने सोनाक्षी के कोमल हाथों को थाम लिया। यह एक मर्दाना वादा था। पिताजी, जब सोनाक्षी आपके पास नहीं है तो आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा। सोनाक्षी को हमेशा आपकी याद आएगी। सोनाक्षी देवराज की बाहों में कूद गई। इतने सालों बाद वह उससे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। यह पहली बार था जब सोनाक्षी यान परिवार को सच में छोड़ रही थी। बस जाओ, पिताजी चाहते हैं कि उनकी बेटी भविष्य में कोई महान बने। देवराज ने सोनाक्षी के कंधे को धीरे से थपथपाया। शहर के बाहर 2 मनुष्य और एक कुत्ता मूल पर्वत की ओर चले गए। सुंदर आदमी ने सफेद कपड़े पहना हुआ था और वह श्रेष्ठता की आभा बिखेर रहा था। युवा लड़की ने बैंगनी कपड़े पहना हुआ था। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं और उसके दांत शुद्ध सफेद थे। वह कोमल और सुंदर थी, लगभग मानो वह स्वर्ग से आई परी हो। उनके बगल में एक बड़ा पीला कुत्ता था। उसका शरीर मजबूत और शक्तिशाली था। ये पार्थ, सोनाक्षी और बिग येलो थे। ये सभी अभी अभी रेड सिटी से निकले थे। पार्थ ने मुड़कर शहर को देखा। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े। उसके दिल में मिश्रित भावनाएं भर गईं। 100 साल तक मृत रहने और फिर पुनर्जन्म लेने के बाद वह इस सुदूर जगह पर आया था, और थोड़े ही समय में वह राय परिवार और वालिया परिवार को नष्ट करने में कामयाब हो गया था। इस क्षेत्र के नियमों को पूरी तरह से बदल दिया था, और यह तो बस शुरुआत थी। पार्थ सिर्फ इस छोटे से इलाके के नियम नहीं बदलना चाहता था। जल्दी या बाद में वह पूरे सेंट कॉन्टिनेंट के नियम बदलने वाला था। आज वह अपनी यात्रा शुरू करेगा। 100 साल बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है, और अब वह अपना पुराना गौरव पुनः प्राप्त करेगा। एक उच्च महत्वाकांक्षा वाले व्यक्ति के रूप में वह आसमान में उड़ान भरेगा और स्वर्ग से युद्ध करेगा, और अपने हर कदम पर वह एक गहरा निशान छोड़ जाएगा। मूल पर्वत की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 10,000 मील से ज्यादा थी। यह एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला थी। पर्वत श्रृंखला के भीतर का परिदृश्य ऊबड़-खाबड़ था, जिसमें कई पेड़ और घाटियां थीं। इस पर्वत श्रृंखला को पार करना कोई आसान काम नहीं था। यह विशालता ही वह कारण थी जिसकी वजह से कर्ण और दूसरे शिष्य बिग येलो की खोज में 1 महीने से ज्यादा समय तक पहाड़ में खोए रहे। बिग येलो एक प्रतिभाशाली प्राणी था।
उसने पर्वत श्रृंखला के भीतर सभी रास्ते सीख लिए थे। उसके नेतृत्व में वे सिर्फ आधे दिन में पर्वत श्रृंखला में 1000 मील से ज्यादा की दूरी तय कर चुके थे। अब जहां वे पहुंचे थे, वहां राक्षस जानवर का स्तर बहुत मजबूत हो गया था। पहाड़ के बाहरी हिस्सों में मौजूद राक्षस जानवर सामान्य जानवर और जानवर ही थे। जब वे पहाड़ में 1000 मील से ज्यादा अंदर गए, तो उन्होंने पाया कि राक्षस जानवर ज्यादातर ऊर्जा सागर क्षेत्र में थे और उनमें से सिर्फ कुछ ही ऊर्जा सागर क्षेत्र के शिखर पर थे। बेशक ताकत का यह स्तर सामान्य लोगों के लिए मजबूत माना जा सकता है, पार्थ जैसे किसी व्यक्ति के लिए वे अभी भी बहुत कमजोर थे। अभी पार्थ और सोनाक्षी दोनों ही प्रारंभिक नश्वर कोर योद्धा थे और बिग येलो ने हाल ही में अपनी वंशावली को जगाया था और नश्वर कोर क्षेत्र में भी प्रवेश किया था। इस शक्तिशाली संयोजन ने उन्हें मूल पर्वत से ऐसे गुजरने की अनुमति दी जैसे कि यह उनका अपना पिछवाड़ा हो। बेशक अभी भी ऐसी जगहें थीं जहां उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। मूल पर्वत एक ऐसा पर्वत था जिसका इतिहास बहुत पुराना था। हो सकता है कि पहाड़ की गहराई में कोई दुर्लभ राक्षसी जानवर छिपा हो और कोई भी वास्तव में नहीं जान सकता था कि यह सच है या नहीं। इसलिए वे जितनी गहराई में गए, उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ने लगे। दहाड़! अचानक उनके सामने जंगल के भीतर से एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी। उसके बाद उसमें से एक गर्म लहर निकली। पार्थ ने इसके स्रोत की ओर देखा और 2 बाघों को देखा जिनके शरीर पर छोटे छोटे बिंदु थे। दोनों बाघ अचानक बाहर कूद पड़े। दोनों बाघ एक आदमी जितने लंबे थे और वे खूंखार और मजबूत दिख रहे थे। बाघ एक दूसरे के समान दिख रहे थे और उनकी क्रूर आंखें तीनों को घूर रही थीं। जुड़वां बाघ, और वे दोनों ऊर्जा सागर क्षेत्र में हैं, हा हा। पार्थ हंसने लगा। वह अभी भी शांत और आराम से दिख रहा था। उनके रास्ते में अभी तक एक भी राक्षस जानवर नहीं था जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक सके। यही कारण था कि आधे दिन की यात्रा के बाद भी वे अभी तक किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अब वे 2 जानवरों से मिले थे जिनके पास स्पष्ट रूप से कोई अच्छा निर्णय नहीं था। हे, इन 2 छोटे बाघों की निर्णय क्षमता बहुत खराब है। हमें देखकर वे भागकर कहीं नहीं छिपे, बल्कि वे हमें मारना चाहते हैं। देखो, मैं उन्हें कैसे काटता हूं। बिग येलो के चेहरे पर एक कपटी मुस्कान थी। उसने अपना सिर हवा में ऊंचा उठाया और जुड़वां बाघों की ओर चलना शुरू कर दिया। दहाड़! जुड़वां बाघ फिर से दहाड़ने लगे। हालांकि वे अभी पीक ऊर्जा सागर क्षेत्र में थे। क्योंकि वे जुड़वां थे, वे आसानी से एक दूसरे की मदद कर सकते थे और उनके संयोजन ने उन्हें नश्वर कोर क्षेत्र में एक योद्धा से लड़ने की अनुमति दी। जुड़वां बाघ एक साथ हवा में उछल पड़े। उनका लक्ष्य उनके सामने खड़ा बड़ा पीला कुत्ता था। उनके विशाल शरीर ने उनके आसपास की हवा को विस्फोट कर दिया था। वे बहुत शक्तिशाली थे। हे, तुम अपनी ताकत दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम यहां अपने पिता से बहुत दूर हो। बिग येलो जोर से हंसने लगा और फिर उछलकर सुनहरे प्रकाश में बदल गया। जब वह एक बाघ से टकराया तो उसका शरीर चमक रहा था। टकराना! एक हल्की लेकिन जोरदार आवाज गूंजी और उसके बाद हड्डियों के टूटने की आवाज आई। बिग येलो से इतना बड़ा झटका खाने के बाद एक समय का मजबूत और आत्मविश्वासी बाघ बुरी तरह से चिल्ला उठा। उसका मजबूत शरीर पतंग की तरह उड़ गया। बैंग बैंग बैंग! बाघ का अपने शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं था। दर्जनों पेड़ों को रौंदने के बाद उसका शरीर आखिरकार 20 मीटर दूर जमीन पर गिरा। उसके मुंह से झरने की तरह खून बह रहा था। जहां बाघ गिरा था, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा था। उसने मरने से पहले अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। दूसरे बाघ ने अपने साथी को इस तरह से मारे जाते देखा। वह तुरंत क्रोधित हो गया और पागलों की तरह बिग येलो की ओर लपका। दुर्भाग्य से वह इस बड़े पीले कुत्ते के सामने बहुत धीमा था। बिग येलो ने अपना मुंह चौड़ा किया और बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए बाघ की गर्दन पर काट लिया। स्लोश! बाघ की गर्दन से खून की धार फूट पड़ी। बिग येलो ने बाघ के मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया, जिससे उसकी गर्दन में एक बड़ा खूनी छेद हो गया। यह एक ऐसा घाव था जो मौत की गारंटी देता था। इसने बाघ को तुरंत लड़ने की सारी क्षमता खो दी थी। वह भयभीत होकर चिल्लाया, लेकिन यह अंत नहीं था।
यह बड़ा पीला कुत्ता निर्दयी और क्रूर था। उसने अपने स्टील के कठोर सिर का इस्तेमाल किया और बाघ की खोपड़ी को कुचल दिया, जिससे वह फट गई। यहां तक कि दानव की आत्मा भी उसमें से निकल गई। मरने का यह कितना भयानक तरीका है। हे, दो छोटे बाघ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की? तुम तो बस मौत की तलाश में हो। बिग येलो खुशी से हंस रहा था। उसने टूटे हुए बाघों के शरीर को देखा। आखिरकार वह खुशी खुशी कुछ मारने में सक्षम हो गया था। इस कुत्ते का स्तर कब ऊपर आया? पार्थ ने अपनी आंखें घुमाईं। पार्थ के अनुभव के कारण वह आसानी से बता सकता था कि बिग येलो ने हमला करते समय उसका स्तर क्या था। बिग येलो ने नश्वर कोर क्षेत्र में सेंध लगाई थी। पार्थ को वास्तव में जो बात परेशान कर रही थी वह यह थी कि यह कुत्ता हर दिन उसका पीछा कर रहा था, और खाने पीने और सोने के अलावा उसने कभी भी साधना पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी उसने चुपचाप अपना स्तर बढ़ाया। यह उसके चेहरे पर एक बड़ा झटका था। पीले कुत्ते, तुम बहुत क्रूर हो। सोनाक्षी ने बिग येलो को देखा। कितना खूनी दृश्य था। उसे अभी भी ऐसा देखने की आदत नहीं थी। अगर वह बाघों के खिलाफ लड़ रही होती तो वह उन्हें मार देती, लेकिन वह बिग येलो की तरह क्रूर तरीकों का इस्तेमाल नहीं करती। प्लॉप! गर्वित बड़ा पीला कुत्ता तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। फिर वह गुस्से में फिर से खड़ा हो गया और अपने अगले पैर हवा में उठाए। उसने सोनाक्षी को घूरते हुए कहा, मुझे पिल्ला कुत्ता मत कहो। मेरा कौन सा हिस्सा छोटा है और मैं कुत्ता नहीं हूं? बिग येलो ने जोर से दहाड़ते हुए कहा। किसी के द्वारा छोटा कहलाना यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह बर्दाश्त कर सके। यह उसका अपमान था, उसके मजबूत शरीर की उपेक्षा थी। पिल्ला कुत्ते, जब तुम क्रोधित होते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। सोनाक्षी ने अपनी खूबसूरत चमकदार आंखें झपकाईं। क्रोधित बिग येलो का सामना करते समय उसे कोई डर नहीं लगा। प्लॉप! बिग येलो फिर से जमीन पर गिर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्यारा कुत्ता कहने की? क्या तुम नहीं देख सकती कि मैं एक क्रूर और खूंखार कुत्ता हूं? क्या तुमने कभी कोई क्रूर और खूंखार कुत्ता देखा है जो प्यारा हो? बिग येलो का शरीर गुस्से से कांप रहा था, लेकिन अंत में उसने बस अपनी आंखें घुमाई और आह भरी। उसने खुद से कहा कि बस इसे जाने दो। वह एक अच्छा स्वभाव वाला आदमी था। वह इस अज्ञानी लड़की को माफ कर सकता था। हाँ, पार्थ जोर से हंसने लगा। इस क्रूर कुत्ते को आखिरकार अपना मुकाबला मिल ही गया था। पार्थ दो बाघों के शवों के सामने गया और उनकी दानव की आत्माएं उठा लीं। स्वर्गीय ऊर्जा है दानव की आत्माओं का, उसके लिए ज्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन वे अभी भी मूल्यवान मानी जाती हैं। अगर वह उन्हें वहीं छोड़ देता तो यह बेकार हो जाता। अगले 7 दिनों में तीनों ने 4000 मील से ज्यादा की दूरी तय की। इस गति को बहुत धीमी माना जा सकता है। रास्ते में उन्हें कई शक्तिशाली राक्षस जानवरों ने रोका और परेशान किया। उनका सामना एक प्रारंभिक नश्वर कोर राक्षस जानवर से भी हुआ था, लेकिन उन सभी को क्रूर और भयंकर बड़े पीले कुत्ते ने मार डाला। इस कुत्ते ने सोनाक्षी के प्रति अपने सारे गुस्से को इन राक्षस जानवरों पर निकाल दिया था। इसलिए इन राक्षस जानवरों के अंत को केवल भयानक ही कहा जा सकता है। यह जगह इस पहाड़ का सबसे गहरा इलाका है। ऐसी संभावना है कि यहां और भी शक्तिशाली राक्षस जानवर रहते हों, पार्थ ने कहा। हम अब सीधी रेखा में चल रहे हैं। यह जगह इस पहाड़ का सबसे खतरनाक इलाका होना चाहिए। लेकिन कोई जगह जितनी ज्यादा खतरनाक होती है उतनी ही ज्यादा संभावना होती है कि वहां कुछ अच्छी चीजें हों। धिक्कार है, इतने लंबे समय तक चलने के बाद भी हमें कोई अच्छी चीज नहीं मिली, बिग येलो ने गुस्से से कहा। उसकी दोनों आंखें इधर उधर देखती रहीं, कुछ अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करती रहीं। चलो चलें, यहां कोई असली खजाना नहीं मिलेगा। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। उसे एक संत का अनुभव था और खजाने के प्रति उसकी भावना किसी और से कहीं ज्यादा थी। अगर आसपास कोई खजाना होता तो वह उसे जरूर महसूस कर पाता। पार्थ, चलो जल्दी करें, अपनी यात्रा जारी रखें और जितनी जल्दी हो सके इस पहाड़ को छोड़ने की कोशिश करें, सोनाक्षी ने कहा। 7 दिनों की यात्रा के बाद वह बिग येलो के क्रूर और भयंकर स्वभाव की अधिक से अधिक अभ्यस्त होती जा रही थी। यह सोनाक्षी के लिए एक अच्छा सुधार था। क्रूर हत्या की स्थितियों का अनुभव करके उसका दिमाग तेजी से परिपक्व होगा। ठीक है, यह पर्वत श्रृंखला बहुत दूर है। इसके अलावा
इस क्षेत्र में प्राकृतिक ऊर्जा की कमी है। यहां कोई भी असली खजाना पैदा करना असंभव है। पार्थ ने अपना सिर हिलाया। दुर्लभ खजाने विशेष स्थानों पर प्राकृतिक रूप से बनते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक ऊर्जा प्राकृतिक खजाने का उत्पादन करने में मदद करेगी। कम मात्रा में प्राकृतिक ऊर्जा वाले स्थान स्पष्ट रूप से कोई दुर्लभ प्राकृतिक खजाना नहीं पैदा करेंगे। यही कारण था कि अलग अलग क्षेत्रों के योद्धाओं की ताकत में बहुत अंतर था। प्राकृतिक ऊर्जा की मात्रा के बीच का अंतर साधना की गति को प्रभावित करता था और अलग अलग परिणाम देता था। इसलिए जब किसी स्थान पर प्राकृतिक ऊर्जा की कमी होती थी तो यह साधना को धीमा ही करता था। रेड सिटी में एक नश्वर कोर योद्धा एक सच्चा योद्धा था। लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन दिव्य महाद्वीप में जहां पार्थ अपने पिछले जीवन में रहता था, नश्वर कोर क्षेत्र में एक योद्धा का उल्लेख करना भी उचित नहीं था, क्योंकि स्वर्गीय कोर क्षेत्र में एक योद्धा भी जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा। यही अंतर था। तीनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। 2-3 मील चलने के बाद बिग येलो के कान अचानक हिलने लगे। उसने अपनी नाक से सूंघा और फिर बाईं ओर मुड़ गया। पिल्ला कुत्ते, तुम कहां जा रहे हो? सोनाक्षी ने पूछा। बकवास मत करो, मेरे पीछे आओ, बिग येलो ने बिना सिर घुमाए कहा। जहां तक सोनाक्षी का उसे पिल्ला कुत्ता कहना है, बिग येलो ने आखिरकार चुपचाप इसे स्वीकार कर लिया था। एक कहावत है कि अगर जीवन आपको नींबू देता है और आप इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, तो बस नींबू का आनंद लें। बिग येलो ने खुद से कसम खाई, केवल सोनाक्षी ही उसे पिल्ला कुत्ता कह सकता है। अगर किसी और व्यक्ति ने उसे पिल्ला कुत्ता कहने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से उन्हें फाड़ देगा। इस कुत्ते ने क्या खोजा? पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ी और सोनाक्षी के साथ बिग येलो के नक्शे दम पर चल पड़ा। एक छोटे से जंगल को पार करने के बाद वे एक संकरी घाटी में पहुंचे। घाटी के भीतर एक बहुत बड़ा तालाब था और ऊपर से देखने पर तालाब का पानी एकदम साफ और सामान्य लग रहा था। बिग येलो, ये घाटी मुझे सामान्य लगती है। तुम हमें यहां क्यों लाए हो? पार्थ ने हैरान भाव से पूछा। क्या तुम्हें वह तालाब दिख रहा है? बिग येलो की आंखें चमक रही थीं। वह घाटी में बने तालाब की ओर देख रहा था। यह तो एक सामान्य तालाब है, सोनाक्षी ने गंभीरता से कहा। तालाब में खजाना है, बिग येलो ने मुस्कुराते हुए कहा। बिग येलो, तुम मजाक कर रहे हो। यह तो बस एक सामान्य तालाब है। यहां बेवकूफाना खजाना कैसे हो सकता है? पार्थ ने बिग येलो को चिढ़ाते हुए कहा। उसने पहले ही अपनी दिव्य इंद्री से तालाब को स्कैन कर लिया था और यह एक सामान्य तालाब था। यहां फर का एक कतरा भी नहीं था। बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर शक करने की? बिग येलो ने गुस्से से पार्थ को अपने दांत दिखाए। पार्थ ने फिर से अपनी भौहें सिकोड़ी। ऐसा लग रहा था कि बिग येलो मजाक नहीं कर रहा था। इसके अलावा यह कुत्ता अविश्वसनीय रूप से होशियार था। शायद तालाब में वाकई कुछ था। इसलिए पार्थ ने अपनी महान आत्मा व्युत्पत्ति कौशल को प्रसारित करना शुरू कर दिया। उसकी शक्तिशाली आत्मा शक्ति तालाब की ओर बढ़ गई। जब उसकी आत्मा शक्ति तालाब से 1 फीट दूर पहुंची तो वह आगे नहीं बढ़ सका। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य अवरोध उसकी आत्मा शक्ति को रोक रहा था। यहां कुछ गड़बड़ है, पार्थ ने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस तालाब में वाकई कुछ असामान्य था और इसने उसे बिग येलो को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। अगर यह उसका पिछला जीवन होता तो वह आसानी से बता पाता कि इस तालाब में कुछ असामान्य है या नहीं, लेकिन वर्तमान में उसका स्तर बहुत कम था। उसकी वर्तमान क्षमताओं की तुलना उसके पिछले जीवन से नहीं की जा सकती थी। दूसरे शब्दों में, पार्थ के पास अब केवल एक संत का अनुभव, ज्ञान और रवैया था, लेकिन उसके पास अभी तक एक संत की क्षमताएं नहीं थीं। बिग येलो, तुम्हें यह विचित्रता कैसे महसूस हुई? पार्थ ने उत्सुकता से पूछा। यह घाटी बहुत छोटी और छिपी हुई थी और यह तालाब भी सामान्य लग रहा था। अगर कोई यहां से गुजरता भी तो उसे कुछ नजर नहीं आता, लेकिन बिग येलो को कुछ मील दूर से ही महसूस हो जाता था कि इस तालाब में कोई खजाना छिपा है। इस तालाब में कोई खजाना जरूर होगा, लेकिन वह खजाना क्या है, मैं वास्तव में नहीं जानता। साथ ही मैं आपको बताना भूल गया, आपके पिता के पास एक अद्भुत क्षमता है, एक ऐसी क्षमता जो किसी भी खजाने को महसूस कर सकती है। अगर 5 मील के भीतर कोई खजाना है तो मैं उसे महसूस कर पाऊंगा।
यह दायरा मेरे स्तर के साथ बढ़ता है, बिग येलो ने गर्व से कहा। ऐसी असामान्य क्षमता! पार्थ को तुरंत आश्चर्य हुआ। बिग येलो एक ड्रैगन हॉर्स था, इसलिए उसके पास कुछ विशेष क्षमताएं होना स्वाभाविक था। लेकिन खजाने की तलाश करने की यह क्षमता वास्तव में असामान्य थी। यह कहा जा सकता है कि यह एक दिव्य क्षमता है। ऐसा लगता है कि जब तक भविष्य में बिग येलो उसके साथ रहेगा, वह अंतहीन खजाने खोजने में सक्षम होगा। पिल्ला कुत्ता, यह तो अद्भुत है। सोनाक्षी के लिए बिग येलो की प्रशंसा करना दुर्लभ था। हे बेशक, मेरे अंदर और भी महानता है। जब हम ऊर्जा प्रांत में पहुंचेंगे तो आपके पिता कुछ हजार मानव पालतू जानवर रखना चाहेंगे। बिग येलो का चेहरा गर्व से भर गया। उसके बड़े गोल ने पार्थ और सोनाक्षी को लगभग अपना संतुलन खो देने पर मजबूर कर दिया। चलो तालाब के अंदर जाकर देखें कि क्या है। पार्थ ने कमान संभाली और पहले घाटी में चला गया। वह तालाब के करीब पहुंच रहा था। तालाब से 1 फीट की दूरी पर एक अदृश्य अवरोध है, सावधान रहें, पार्थ ने सबको याद दिलाया। तीनों तालाब से 1 फीट की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने अपने सामने तालाब को देखा, जो अविश्वसनीय रूप से सामान्य लग रहा था, लेकिन उनके हाव भाव गंभीर थे। पार्थ ने धीरे धीरे अपना हाथ 1-1 इंच आगे बढ़ाया। बज! जैसे ही पार्थ की हथेली 1 फीट की दूरी को पार कर गई, एक भनभनाहट गूंजी और पार्थ ने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। उसकी 2 उंगलियां बर्फ से ढकी हुई थीं और उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। पार्थ ने अपना हाथ हिलाया और बर्फ से छुटकारा पाने के लिए एक ज्वलंत लाल लौ छोड़ी। बहुत तेज सर्दी है, पार्थ असहाय महसूस कर रहा था। पार्थ, मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो, सोनाक्षी ने आगे बढ़ते हुए कहा। दूसरे लोग ठंड से डरते थे, लेकिन वह इससे नहीं डरती थी। उसके पास 9 यिन मेरिडियन वाला एक दिव्य शरीर था और यह इस दुनिया की सबसे ठंडी शक्ति थी। कोई भी ठंड उसके लिए सिर्फ एक टॉनिक थी। सोनाक्षी, कैसा है? पार्थ ने सोनाक्षी को देखा, जो उससे 2 कदम आगे था। बाहर से देखने पर सोनाक्षी अभी भी सामान्य दिख रहा था। सब कुछ शांतिपूर्ण और शांत था, लेकिन सोनाक्षी की आंखों से पार्थ बता सकता था कि सोनाक्षी बैरियर के भीतर से जो देख रहा था वह उससे बिल्कुल अलग था, जो वे बैरियर से 1 फीट दूर से देख रहे थे। यह तालाब, इतनी तेज ठंड! सोनाक्षी वास्तव में हैरान था। आओ चलें और देखें। बिग येलो ने खुद को एक सुनहरे अवरोध में ढक लिया और पार्थ ने खुद को एक ज्वलंत लाल लौ में ढक लिया। यह आदमी और यह कुत्ता दोनों ही मजबूत ऊर्जा और रक्त वाले प्राणी थे। एक सामान्य ठंड उन्हें डरा नहीं सकती थी। झपट्टा! जब पार्थ और बिग येलो बैरियर से गुजरे तो उन्होंने जो देखा वह बदल गया। तालाब की सतह पर ठंडी हवाएं चल रही थीं, सफेद बर्फ तैर रही थी और पूरे तालाब को चारों ओर से घेरने वाली तेज ठंड थी। यह तेज ठंड किसी भी नश्वर कोर योद्धा को जमाकर मार सकती थी जो अंदर घुसता। पार्थ के पीछे एक अदृश्य बर्फीला अवरोध हिल रहा था। यह बर्फीला अवरोध ठंड को लीक होने से रोक रहा है और यह ठंडे तालाब के लिए भ्रम भी पैदा कर रहा है, जिससे कोई भी यह नहीं देख सकता कि अंदर क्या है। इस ठंडे तालाब के भीतर कुछ अच्छी चीजें होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी तीव्र ठंड नहीं होती, पार्थ ने कहा। सोनाक्षी एक तरफ खड़ी हो गई और ठंड को अपने शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने दिया। वह अभी भी सामान्य दिख रही थी, क्योंकि यह ठंड उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। यह वास्तव में उसके 9 यिन मेरिडियन के लिए अच्छा था। चलो देखें कि इस ठंडे तालाब के नीचे वास्तव में क्या है। पार्थ ने अपनी शक्तिशाली दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए सीधे ठंडे तालाब में प्रवेश किया। उसे तुरंत तालाब के तल पर मुट्ठी भर आकार का एक पत्थर दिखाई दिया, जो क्रिस्टल जैसा दिख रहा था। 10,000 साल पुराना बर्फीला क्रिस्टल। इस तालाब के तल पर 10,000 साल पुराना बर्फीला क्रिस्टल है। यही कारण है कि यह इतनी खास जगह है। इस बर्फीले अवरोध का निर्माण इसी बर्फीले क्रिस्टल की वजह से हुआ है। यह एक अच्छा खजाना है। पार्थ की दृष्टि सोनाक्षी के चेहरे पर पड़ी। 10,000 साल का फ्रीजिंग क्रिस्टल एक दुर्लभ प्राकृतिक खजाना था, क्योंकि प्रकृति के लिए इसे बनाना वाकई मुश्किल था। मुट्ठी के आकार का यह फ्रीजिंग क्रिस्टल स्वर्गीय महाद्वीप में भी एक दुर्लभ खजाना था। कोई भी उम्मीद नहीं करेगा कि इस सुदूर जगह पर 10,000 साल का फ्रीजिंग क्रिस्टल होगा।
10,000 साल के बर्फीले क्रिस्टल का आम योद्धाओं के लिए ज्यादा उपयोग नहीं था। इसके अंदर जमा हुई ठंड की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि कोई भी योद्धा इसके करीब नहीं पहुंच सकता था। लेकिन ठंड के कौशल को विकसित करने वाले योद्धाओं के लिए यह एक दिव्य खजाना था। बर्फीले क्रिस्टल का पार्ट और बिग येलो के लिए ज्यादा उपयोग नहीं था, लेकिन यह सोनाक्षी के लिए अविश्वसनीय रूप से मददगार था। अरे नहीं, खतरा है। पार्थ के चेहरे के भाव बदल गए। उसके शब्दों के ठीक बाद ठंडे तालाब की सतह पर लहरें दिखाई देने लगीं और एक बहुत बड़ी दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद तालाब के भीतर से एक बहुत बड़ा प्राणी बाहर छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। दहाड़ घाटी में एक जोरदार दहाड़ गूंजी। पार्थ ने इस दहाड़ के स्रोत की ओर देखा और उनके सामने एक विशाल राक्षस को देखा। यह राक्षस 10 मीटर लंबा था और उसने तीनों को गुस्से से देखा। राक्षस बर्फ की मूर्ति की तरह दिख रहा था। उसके शरीर से ठंडी सफेद धुंध निकल रही थी और उसका आधा शरीर ही ठंडे तालाब की सतह पर था। बाकी हिस्सा अभी भी तालाब के अंदर था। अगर वह तालाब से पूरी तरह बाहर निकलता तो उसकी ऊंचाई कम से कम 20 मीटर होती। इस राक्षस से निकलने वाली ठंडक अविश्वसनीय रूप से ठंडी थी। इसकी दोनों आंखें ग्लेशियर की तरह थीं और हर सांस के साथ इसके मुंह से ठंडी सफेद धुंध निकल रही थी। यह भयानक लग रहा था। यह 10,000 साल पुराना फ्रीजिंग क्रिस्टल बहुत लंबे समय से यहां है, इसलिए इससे एक जीवन रूप पैदा हुआ है। यह राक्षस मिड नश्वर कोर क्षेत्र में है और इस फ्रीजिंग क्रिस्टल की वजह से इसके पास अंतहीन ऊर्जा स्रोत है। इससे निपटना वाकई मुश्किल होगा, पार्थ ने गंभीर भाव से कहा। उसकी क्षमताओं को देखते हुए एक सामान्य पीक नश्वर कोर योद्धा उसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन उनके सामने यह राक्षस अलग था। वातावरण बहुत ठंडा था, इसलिए अगर वे यहां राक्षस से लड़ने की कोशिश करते तो पार्थ को ठंड को झेलते हुए लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता, जिससे उसकी पूरी शक्ति को उजागर करने की क्षमता सीमित हो जाती। इसके अलावा इस राक्षस को फ्रीजिंग क्रिस्टल की मदद मिली थी। यह किसी भी अन्य राक्षस से कहीं बेहतर था। दहाड़, राक्षस ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। जो कोई भी इस तालाब में कदम रखने की हिम्मत करेगा उसे इसका दुश्मन माना जाएगा। इस राक्षस के दिमाग में यह 10,000 साल पुराना बर्फीला क्रिस्टल उसका अपना था। किसी और को इसे छूने की इजाजत नहीं थी। राक्षस ने अपना शरीर हिलाया। दर्जनों बर्फीले तीर निकले और पार्थ की ओर उड़ने लगे। हम्फ! पार्थ ने ठंडी गुनगुनाहट भरी। उसने डबल सोलर फिंगर से जवाबी हमला किया। विशाल सुनहरी उंगली बर्फीले तीरों से टकराई और बड़ी मात्रा में ऊर्जा तरंगों ने इस बर्फीले स्थान में तबाही मचाना शुरू कर दिया। गर्जन! राक्षस दहाड़ता रहा और हमला करता रहा। उसने तीनों को देखा जो जल्दी से पीछे हट गए, और जब तक उसने नहीं देखा कि वे तालाब से पूरी तरह से बाहर निकल चुके हैं, तब तक वह अपनी मूल शांतिपूर्ण स्थिति में नहीं लौटा। यह राक्षस उस जगह को नहीं छोड़ेगा। यह सिर्फ 10,000 साल पुराने फ्रीजिंग क्रिस्टल की रखवाली कर रहा है। जब तक हम बाधा को पार करेंगे, यह हम पर फिर से हमला करना शुरू कर देगा, बिग येलो ने कहा। पार्थ, मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो, सोनाक्षी ने अचानक कहा। पार्थ ने सोनाक्षी को देखा और अपना सिर हिलाया। ठीक है, आपके पास 9 यिन मेरिडियन है, इसलिए आपको ठंड से डरने की जरूरत नहीं है। शायद आप राक्षस से निपटने में सक्षम होंगे। ठंड क्रिस्टल आपको अंतहीन लाभ प्रदान कर सकता है। सोनाक्षी ने गहरी सांस ली और ठंडे तालाब की ओर चलना शुरू कर दिया। पार्थ और बिग येलो को डर था कि उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसलिए वे उसके पीछे पीछे चल पड़े। दहाड़! जब तीनों बर्फीले अवरोध को पार कर गए तो राक्षस फिर से दहाड़ने लगा। वह आगे की ओर उछला और उसका पूरा शरीर तालाब से बाहर निकल आया। 20 मीटर लंबा शरीर बर्फीले पहाड़ जैसा था। चारों ओर की हवा में भीषण ठंड भर गई थी। इस बार राक्षस पूरी तरह से पागल हो गया था। वह अपने क्षेत्र में घुस आए इन तीनों प्राणियों को 1000 टुकड़ों में चीरने वाला था। हाँ, ठीक इसी समय सोनाक्षी चिल्लाई और उसके हाथ ऐसे हिलने लगे जैसे वे नाच रहे हों। उसके बाद उसने राक्षस की ओर धक्का देना शुरू कर दिया। हवा कांपने लगी। सोनाक्षी के शरीर से निकलने वाली ठंड ठंडे तालाब से भी ज्यादा ठंडी थी। यहां तक कि पार्थ और बिग येलो जो उसके पीछे खड़े थे, उन्हें भी खुद को रोकना मुश्किल हो गया। उनके शरीर कांपने लगे।
सोनाक्षी ने अपने शरीर से बर्फीली आंधी छोड़ी। जब राक्षस ने बर्फीली हवा को महसूस किया तो उसके चेहरे पर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन उसने बर्फीले तूफान को नहीं टाला, बल्कि उसे अपने शरीर से टकराने दिया। क्रैकल। जब सोनाक्षी के बर्फीले तूफान ने राक्षस के शरीर को छुआ तो वह तुरंत एक विशाल जाल में बदल गया और राक्षस को ढक लिया। राक्षस तुरंत मोटी बर्फ से ढक गया। अब तक राक्षस को खतरा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन उसके लिए वापस लड़ने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 9 यिन मेरिडियन से आने वाली ठंड, जो सभी ठंड का स्रोत है, ने उसे अंतहीन भय का एहसास कराया। वह पूरी तरह से दबा हुआ था। दहाड़ राक्षस फिर से दहाड़ने लगा और फिर पूरी तरह से चुप हो गया। उसका विशाल शरीर पूरी तरह से जम गया था। ठंडे तालाब के ठीक ऊपर राक्षस बर्फीली मूर्ति में बदल गया था। पार्थ और बिग येलो, जो एक तरफ खड़े थे, वे इतने हैरान थे कि उनके मुंह खुले रह गए। ये राक्षस एक बर्फीला प्राणी था, या सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने आप में बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था, और यह बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा जम गया था। यह उनके लिए अविश्वसनीय रूप से चौंकाने वाला था। 9 यिन मेरिडियन सभी ठंड का मूल है। यह भयानक है। सोनाक्षी, आपके हमले का नाम क्या है? पार्थ ने पूछा। बिग येलो भी सोनाक्षी को उत्सुकता से देख रहा था। इस कौशल को 3 फीट गहरी बर्फ की चादर कहा जाता है, सोनाक्षी ने कहा। यह एक जन्मजात युद्ध कौशल था, जो उसने तब प्राप्त किया था जब उसने सफलतापूर्वक अपने 9 यिन मेरिडियन का निर्माण किया था, जो एक शक्तिशाली कौशल था। एक नदी को 3 फीट गहरी जमने में 3 दिन से अधिक समय लगता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह राक्षस भी जम सकता है, पार्थ ने आह भरी। हालांकि सोनाक्षी के पास अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध क्षमताएं थीं, फिर भी उसके पास युद्ध के अनुभव की कमी थी। इस 3 फीट गहरी बर्फ की चादर कौशल के साथ केवल कुछ ही नश्वर कोर योद्धा सामना करने में सक्षम होंगे। पार्थ, मैं अभी भी इस कौशल से बहुत परिचित नहीं हूं। यह इस राक्षस को ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट के लिए फ्रीज कर सकता है, सोनाक्षी ने कहा। ठीक है, 1 मिनट काफी है। सोनाक्षी, ठंडे तालाब में जाओ और 10,000 साल पुराना बर्फीला क्रिस्टल निकालो, पार्थ ने कहा। ठीक है। सोनाक्षी ने ठंडे तालाब में कूदने से पहले अपना सिर हिलाया। 3 सांसों के बाद सोनाक्षी ठंडे तालाब से बाहर निकली। उसके हाथों में एक दूधिया सफेद 10,000 साल पुराना बर्फीला क्रिस्टल था।